Hello everyone. Today we are discuss about topic formalities of contract of sale मीन्स विक्रय अनुबंध की औपचारिकताएं। जैसा कि हमने देखा विक्रय अनुबंध के अंतर्गत जो विषय वस्तु होती है वो माल होती है और उस माल संबंधी क्रय विक्रय की संबंधी जो अनुबंध है विक्रय अनुबंध के अंतर्गत की जाते हैं। तो सामान्यतः बच्चों अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध करने के लिए किन्हीं विशेष प्रकार की औपचारिकताओं का तो हमें पालन नहीं करना होता है, लेकिन विक्रय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कुछ एक औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में जानना हमें आवश्यक है कि किस प्रकार विक्रय अनुबंध करते समय हमें इन औपचारिकताओं का ध्यान में रखना होता है या इनका पालन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पहली औपचारिकता में हम देखेंगे माल क्रय या विक्रय का प्रस्ताव। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ठहराव करते हैं तो ठहराव का जन्म प्रस्ताव से होता है। तो जैसे ही व्यक्ति किसी वस्तु या माल के लिए प्रस्ताव करेगा और दूसरा पक्ष अपनी सहमति दे देगा तो वो हमारा प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, उस पर वो हमारा ठहराव का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार माल या विक्रय का प्रस्ताव होना विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति माल या वस्तु विक्रय के लिए प्रस्ताव एक दूसरे को नहीं करेंगे तब तक माल विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रय का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। तो बच्चों विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक है कि कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को माल के क्रय अथवा विक्रय का वैध प्रस्ताव करे, तभी वह उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे पाएगा और उस विक्रय का प्रस्ताव के ऊपर ठहराव का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सेकंड बिंदु देखें बच्चों तो माल होना अत्यंत आवश्यक है। माल की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि माल में केवल हम चल संपत्तियों को ही शामिल करेंगे जो मूवेबल होती है, जो स्थिर प्रकृति की नहीं होती है, अस्थिर होती है, बल्कि यानी चल संपत्तियों को ही हम माल में शामिल करेंगे। अचल संपत्ति भूमि भवन इनको माल की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि माल विक्रय अनुबंध के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि माल के अंतर्गत केवल आपको चल संपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है माल का मूल्य। तो बच्चों माल के क्रय विक्रय का प्रस्ताव करते समय मूल्य का भी हमें ध्यान में रखना है कि जो भी जिस माल के लिए आपने प्रस्ताव किया उस माल का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि विक्रय अनुबंध के अंदर प्रतिफल होना आवश्यक है। प्रतिफल नहीं होगा तो हमारा विक्रय अनुबंध नहीं हो पाएगा। यानी जो जिस वस्तु के जिस माल के लिए आप प्रस्ताव कर रहे हो उसके बदले प्रतिफल भी होना चाहिए। प्रतिफल का आशय होता है स्टूडेंट्स कुछ के बदले कुछ। जैसे राम श्याम से 10 बोरी चीनी खरीदने के लिए प्रस्ताव करता है, ठीक है, राम श्याम से करता है तो यहाँ श्याम विक्रेता माना जाएगा और यदि वो उस पर अपनी सहमति दे देता है, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उनके बीच में विक्रय अनुबंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिफल क्या है बच्चों, जैसे ही वो चीनी के उसको सुपुर्दगी देगा उसके बदले वो उसको प्रतिफल है चीनी की बोरी का जो मूल्य है वो उसको भुगतान कर देगा। तो कहने का आशय यही है कि माल विक्रय अनुबंध में प्रतिफल होना भी आवश्यक है और प्रतिफल का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए जिसका मुद्रा में अंकन किया जाना संभव हो सके, उसे ही हम मूल्य मानेंगे। अगला बिंदु है स्वीकृति। तो बच्चों माल के क्रय और विक्रय के प्रस्ताव के लिए एक पक्षकार द्वारा जब प्रस्ताव किया जाता है तो दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों बिना स्वीकृति के कोई भी प्रस्ताव कभी भी ठहराव का निर्माण नहीं होगा। जब ठहराव का निर्माण ही नहीं होगा तो विक्रय अनुबंध मानने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो कहने का आशय यही है कि जब भी हम विक्रय अनुबंध की बात करें तो स्वीकृति भी उस पर होनी चाहिए। स्वीकृति कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से व्यक्ति अगर अपनी स्वीकृति देता है तो ही हमें उसे स्वीकृति मानी चाहिए। अगला बिंदु है हमारा सुपुर्दगी। माल विक्रय अनुबंध के अंदर बच्चों में ध्यान बात रखनी है कि विक्रय अनुबंध में माल की सुपुर्दगी के समय तथा विधि का भी उल्लेख होना चाहिए। यानी माल की सुपुर्दगी किस प्रकार की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख इसके अंदर किया जाना चाहिए। इसी तरह सुपुर्दगी अगर हम देखें, यदि व्यक्ति के पास माल है भी मौजूद है तो उसका सुपुर्दगी भी कर सकता है। यदि माल अभी उसके पास उपलब्ध नहीं है तो भावी सुपुर्दगी की मांग भी वह कर सकता है। तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख विक्रय अनुबंध के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये हम जब देखते हैं विक्रय अनुबंध के समय हम की जाने वाली औपचारिकता की हम जब बात करते हैं तो इन सभी बातों का हमें बड़े ध्यान रखा जाना
चाहिए, जो कि हमारे विक्रय अनुबंध को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अगर हम देखिए मूल्य का भुगतान भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, क्योंकि जब वस्तु विक्रय की हम जब बात कर रहे हैं तो जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु का हस्तांतरण करेगा तो उसके बदले जो मूल्य का भुगतान किया जाएगा वह भी यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे तो वह मूल्य का भुगतान तुरंत कर सकता है या विभिन्न व्यक्ति द्वारा माल की सपुर्दगी दे दी जाती है तब वह माल का भुगतान कर सकता है। तो कहने का आशय यह है कि दोनों पक्षकार आपस में तय कर सकते हैं कि वो किस प्रकार माल की सपुर्दगी और वस्तु का भुगतान करेंगे। इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी विक्रय अनुबंध की में होना चाहिए, विक्रय अनुबंध के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम देखें लिखित, मौखिक या गर्भित हो सकता है, यानी विक्रय अनुबंध की जब हम बात करते हैं तो विक्रय अनुबंध दो पक्षकारों के बीच होता है, तो ये चाहे तो लिखित हो सकता है, मौखिक होता है और गर्भित भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए हमें जो लिखित में अनुबंध होना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट माना जाता है। तो उससे हम किसी भी प्रकार की भविष्य में आने वाली परेशानी से समय से बच सकते हैं और अपने लिए सुरक्षित हो सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि विक्रय अनुबंध के लिए हमें इन सभी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। केवल दोनों पक्षकारों द्वारा विक्रय का ठहराव कर लेने से कार्य नहीं हो जाएगा। आपस में विक्रय अनुबंध करते समय विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु के माल का मूल्य, सपुर्दगी की विधि, सपुर्दगी के समय, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तभी एक विक्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता आपस में दोनों पक्षकार मिलकर सही रूप से अनुबंध को पूर्ण कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।